नमस्कार बच्चों। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की बात हम कर रहे हैं और पिछले व्याख्यान में हमने वर्णाश्रम व्यवस्था के पहले भाग वर्ण व्यवस्था को समझा। आज हम लोग आश्रम व्यवस्था की बात करेंगे। आश्रम व्यवस्था जो है उसमें यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आ उपसर्ग है और श्रम जो है वो पद है। तो श्रम से जहाँ जीवन को व्यवस्थित किया जाता है वो कहा जा सकता है, अथवा आश्रय जिस अवस्था में लेता है वो आश्रम कहलाता है। तो जिस अवस्था में रह करके मनुष्य अपने कर्मों का संपादन करता है वो आश्रम व्यवस्था है। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन के यदि हम पुरुषार्थों की बात करें, पुरुष के जो प्रयोजन है यानी मनुष्य के जो प्रयोजन है उनकी यदि हम बात करें, उसके कर्मों की यदि हम बात करें तो उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है उनको जीवन के अलग अलग भागों में क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य संपादित करने का प्रयास करते हुए इस जीवन को यापन करता है और जीवन को सुखपूर्वक और व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करने के लिए जब हम कर्मों को विभाजित करते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में, तो कर्मों के अनुसार जीवन को विभाजित करते हैं। और वो जो जीवन को विभाजित किया गया है तो मनुष्य जीवन की आयु को 100 वर्ष का परिकल्पित करके इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है 25-25 वर्ष के दृष्टिकोण से। अभी चूंकि वर्तमान समय में आयु की सीमा जो है वो हमारी जो जीवन शैली, हमारी प्रकृति का, पर्यावरण का चक्र, ये सब गड़बड़ा रहा है, तो आयु की सीमा जो है वो गड़बड़ा गई है। यानी पुराने जो हमारे संदर्भ हैं उसमें जीवेम शरदः शतम जो है, शृणुयाम शरदः शतम, ये इसी बात की गई है कि 100 शरद ऋतुओं तक हम जीवित रहें। तो 100 शरद ऋतुओं के दृष्टिकोण से यहाँ 4 आश्रमों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। तो सबसे पहले जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम पूरे जीवन की नींव है। ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्म, जैसा कि हमने आश्रम वर्ण व्यवस्था में बात की थी, ब्रह्म का तात्पर्य है ज्ञान। तो ज्ञान का आचरण जहाँ किया जाता है, यानी कि जहाँ ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। यानी जहाँ रह करके, जिस अवस्था में रह करके संपूर्ण जीवन को संचालित करने के लिए जो आधारभूत ज्ञान की आवश्यकता है उस ज्ञान की प्राप्ति जहाँ करता है वो मनुष्य का ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। तो इस ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के सानिध्य में रह करके और परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके, जीवन के सत्य का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य जो है वो जीवन को सफल रूप से संपादित कर पाएगा। तो ये जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्म का आचरण करता है। यहाँ पर अन्य जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ जो है वो बहुत ही सादगीपूर्ण और संपूर्ण विषय वासनाओं से दूर रह करके ब्रह्मचर्य का आचरण जो है वो मनुष्य करता है। मनुस्मृति में ब्रह्मचर्य आश्रम के बहुत सारे नियम जो है चारों वर्णों के लिए अलग अलग जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए उन्होंने अलग अलग जो है वो, शूद्रों के लिए अलग अलग कर्म, अलग अलग आचरण, अलग अलग दंड व्यवस्था, अलग अलग वस्त्र व्यवस्था, अलग अलग जो है और यज्ञोपवीत आदि की व्यवस्था के बारे में बहुत विस्तार से निर्देश किया है। हम कह सकते हैं कि इस आश्रम में वो ज्ञान का आचरण करता है। जो भी गेय पदार्थ हैं, जो भी गेय विषय वस्तु है, उन सब का ज्ञान वो यहाँ प्राप्त करता है। उस ज्ञान के आधार पर आने वाले जीवन को व्यवस्थित तरीके से सफल रूप से वो संपादित करता है। तो ये जो है उसका वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में समस्त गेय विषयों को जान लेता है, आजीविका के योग्य हो जाता है, समाज के साथ व्यवहार करने के योग्य हो जाता है, इस सृष्टि के संपूर्ण पदार्थों के मूल तत्वों को जब वो समझ लेता है, जीवन को, मरण को, मृत्यु को, पुनर्जन्म को, मोक्ष को,
धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को और चारों वेदों को, वेदांगों को, उपनिषदों को, इन सबको जब वो जान लेता है तब उसके बाद जो है वो अपने जीवन को संचालित करने के लिए परिपक्व हो जाता है और ऐसा होने पर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं कि ये जो सृष्टि है वो स्त्री और पुरुष जो है वो इसमें मिलकर के इस सृष्टि को पूर्ण करते हैं। जैसे शिव और शक्ति जो है वो मिलकर के इस सृष्टि को पूर्ण करते हैं। इस सृष्टि में दो जो है वो भाग है, एक शिव है यानी कि जो कल्याण है और एक शक्ति है। तो जो शक्ति और शिव जब मिलते हैं तब सृष्टि चलती है। तो यहाँ स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं तब सृष्टि चलती है। तो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, समाज के संचालन के लिए, समाज के सभी वर्गों को आश्रय प्रदान करने के लिए, इस जीवन को आगे संचालित करने के लिए और मनुष्य के अंतर्निहित जो कामनाएं हैं उनको भी पूरा करने के लिए गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करता है और योग्य कन्या का और वर का वर्ण करके और वो गृहस्थ जीवन का अपना शुरुआत करते हैं। और ये गृहस्थ जो है इसी पर ब्रह्मचारी, इसी पर वानप्रस्थी, इसी पर सन्यासी जो है वो आश्रित रहते हैं। वो आधारभूत जो है वो ढांचा होता है, समाज की एक इकाई होता है गृहस्थ। और वो जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तब वो जो है अर्थोपार्जन करता है, धर्म के कार्य करता है और काम की पूर्ति करता है और जो है आने वाले जीवन में वो मोक्ष के लिए भी प्रयास करेगा। तो इस समय जो है वो कामनाओं की पूर्ति करता है, अर्थोपार्जन करता है, समाज को व्यवस्थित करने में अपना योगदान करता है। जो कर्म उसके बताए गए हैं उन कर्मों को वो सम्यक प्रकार से संपादित करता है, संतानोत्पत्ति करता है, पितृ ऋण से मुक्ति पाता है, देव ऋण से मुक्ति पाता है, ऋषि ऋण से मुक्ति पाता है। जो उसने लिया है गुरुजनों से उसको वो देता भी है और जो स्वाध्याय निरंतर वो करता है। ऐसा कहा गया है दीक्षांत समारोह में, तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय कहता है स्वाध्यायात मा प्रमद, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो करणीय कार्य हैं उनको करना चाहिए, जो अकरणीय कार्य हैं उनको नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के कर्तव्य संकल्पों के साथ वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, विवाह करता है, संतानोत्पत्ति करता है, समाज को आश्रय प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति, अर्थोपार्जन आदि करता है। ये जो है ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्म है। वानप्रस्थ आश्रम की यदि हम बात करें तो हमारे भारतीय संस्कृति के जो मनोवैज्ञानिक ऋषि थे उन्होंने सारे जो संघर्ष हैं, सारे जो परस्पर जो है वो एक दूसरे से टकराव की स्थिति है उसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जो है वो उसका निराकरण कर दिया है। तो जब गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम तक 50 वर्ष की अवस्था तक वो रहता है और जब उसकी संतान को गृहस्थ आश्रम का भार सौंप करके और स्वयं पुनः वन की ओर प्रस्थान करता है, यही वो अवस्था है जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। तो वहाँ रह करके वो चिंतन मनन करता है, समाज का मार्गदर्शन करता है, एकांत में रहता है, सत्य को समझने का प्रयास करता है, आने वाले जीवन के लिए तैयारी करता है। तो ये वानप्रस्थ है। तो वानप्रस्थ आश्रम में वो वन में प्रस्थान करता है, वन में रहता है, आश्रमों में रहता है, सात्विक भोजन करता है और जो है जो ज्ञेय विषय हैं संसार के, जो तत्व दर्शन है उसके बारे में वो चिंतन मनन करता है और समाज को मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इसके अलावा जो चौथा आश्रम है जो संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ के पश्चात संपूर्ण रूप से निर्द्वंद होकर के और मुक्त होकर के वो संन्यास में प्रवेश करता है, जहाँ वो मुक्ति के लिए प्रयास करता है, कामनाओं से छूटने का प्रयास करता है और परमात्मा स्वरूप को, जीवन के बाद के स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। तो निरासक्त रूप से जो है वो अपना जीवन यापन करता है, लेकिन सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर होकर के समस्त आसक्तियों को छोड़ करके वो ये जीवन जो है वो व्यतीत करता है। संन्यास की यद्यपि चौथी अवस्था है
परंतु संन्यास की मुख्य जो शर्त है, जो आधार है, वो ये है वैराग्य। जब वैसे तो क्रम से जो है संन्यास जो है वानप्रस्थ के पश्चात होता है, लेकिन जिस भी उम्र में वैराग्य हो, उस वैराग्य के पश्चात जो है वो मनुष्य संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। यदि वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करता है, सीधे सीधे संन्यास में प्रवेश करना चाहता है, तो इसके लिए वो जो है अवसर है, वो प्रवेश द्वार है कि वो सीधे उसमें जा सकता है। लेकिन संन्यास के लिए मूल आधार विरक्ति है, और ये विरक्ति जिस समय हो जाती है उसी समय जो है संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस जीवन को व्यवस्थित करने के लिए चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष को संपादित करने के लिए जो है शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित तरीके से इस जीवन को जो है चलाने के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था भारतीय चिंतकों ने की है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, गृहस्थ आश्रम में वो जो है अर्थोपार्जन करता है, संतानोत्पत्ति करता है, समाज को आधार प्रदान करता है, समाज का संचालन करता है। वानप्रस्थ आश्रम में वो तत्व दर्शन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, वन में एकांत में वो रहता है और समाज का मार्गदर्शन भी करता है। संन्यास आश्रम में संपूर्ण विषय वासनाओं से विरक्त होकर के और मोक्ष के लिए वो प्रयास करता है। इस प्रकार से चारों आश्रमों के अपने अपने प्रयोजन हैं। उन प्रयोजनों को पूरा करने से जीवन जो है वो सार्थकता को प्राप्त करता है, और यही जीवन की सार्थकता को प्रदान करने के लिए ही भारतीय संस्कृति के जो निर्माता है उन्होंने इन तत्वों की व्यवस्था की है। तो समाज को व्यवस्थित करने के लिए वर्ण व्यवस्था, मनुष्य जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आश्रम व्यवस्था, मनुष्य जीवन के प्रयोजनों के रूप में जो है वो पुरुषार्थ चतुष्टय, ऋणत्रय, ये सब जो है विधान भारतीय संस्कृति में किए गए हैं। भारतीय संस्कृति का ये अभिन्न अंग है, और ये स्वाभाविक रूप से समाज के प्रत्येक जो है इकाई इसमें जिसे कहें कि अनुरक्त है, उसको वो करती है निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ। परिस्थिति के अनुसार कभी कभी ये व्यवस्थाएं जो है वो विसंकलित भी होती है, टूटती भी है, लेकिन बहुधा जो है वो भारतीय संस्कृति में ये व्यवस्थाएं हैं। नए परिवेश में इन व्यवस्थाओं का स्वरूप जो है वो बदल गया है। जैसे वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के कर्म है। अभी यदि हम वर्तमान में देखते हैं तब उसमें भी जो है 4 कैडर होते हैं, जो क्लास 1 होता है, क्लास 2 होता है, क्लास 3 होता है, फिर 4th क्लास होता है। तो ये 4 जो है वो वर्ग है। आश्रमों की बात करें तो अभी भी जो है वो बच्चे बाहर अध्यापन के लिए जाते हैं, डिग्रीज लेते हैं, स्नातक होते हैं, स्नातक होने के पश्चात जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और गृहस्थ आश्रम के अपने दायित्वों का संपादन करते हैं। ये बात अलग है कि वानप्रस्थ और संन्यास की स्थिति जो है वो वर्तमान समय में देखने को नहीं मिलती है। तो लगभग देखने को नहीं मिलती है। और जो सन्यासी हैं वो वानप्रस्थ के बाद नहीं जा कर के और सीधे सीधे या तो वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं या तो वो संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। ये कोई सटीक बात नहीं है, परंतु बहुधा ऐसा हो रहा है, ऐसा हम समाज में देख रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान समाज में जो है आश्रम व्यवस्था जो है वो थोड़ी अव्यवस्थित रूप में दिखाई देती है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को अगर हम देखें तो वो अलग रूप में लेकिन आज भी वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति का मूलभूत आधारभूत रूप जो है वो वर्णाश्रम व्यवस्था है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग जो है वो पुस्तक लें और उससे पढ़ें, और यदि कोई इसका पहलू समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे बात कर सकते हैं और फ़ोन करके भी मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।